हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपने मेरे इतने सारे वीडियो जब देखे होंगे उनमें आपको मेरे वीडियो काफ़ी पसंद भी आए होंगे, कुछ वीडियो आपको समझ में भी नहीं आए होंगे, यानी कुछ कम समझ में आए होंगे। हो सकता है क्योंकि कुछ जो टॉपिक होते हैं किसी के लिए इजी होते हैं, किसी के लिए टफ्स होते हैं और कुछ अपना ध्यान भी उसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो वीडियो आपको कुछ अभी डाउटफुल लग रहे हैं उन वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने वो है मांग की लोच के निर्धारक घटक। अब जो मेरे इस वीडियो से आज या अभी से जुड़ा है वह व्यक्ति मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पूरा देखते हैं तभी उसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी मटकी में भरा हुआ पानी उसी प्रकार से हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कोरे कागज पर आधा अधूरा लिखा हुआ होगा तो वो परिपूर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार हर वीडियो को भी पूरा देखना अनिवार्य होता है, तभी उस पूरे वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो पाती है। क्योंकि हम लोग जब वीडियो दिखाते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है, स्टार्टिंग में दिखाने का जो तरीका होता है वो पूर्णतः लंबा रहता है और जब हम अंत में जो दिखाते हैं वो बहुत ही शॉर्ट तरीका दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप उस चीज को याद कर सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मांग की लोच के निर्धारक घटक, यानी जो मांग की लोच होती है उसके निर्धारण करने वाले घटक तत्व कौन से होते हैं। तो वो आपकी बुक्सों के अनुसार 7 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला दे रखा है वस्तु की प्रकृति। देखिए, वस्तु की प्रकृति का देखा जाए तो मूल रूप से 3 प्रकार की वस्तु होती है। मूल रूप से 3 प्रकार की वस्तुएं होती है, अत्यंत आवश्यक होती है, आरामदायक होती है और विलासिता की वस्तुएं होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। ये क्या करती हैं? मांग की लोच का निर्धारण करती हैं, क्योंकि अत्यंत आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनके अंतर्गत देखा जाए तो ऐसी वस्तुएं आती हैं जो आपके दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती है। अनाज हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो आपके जीवन के जीने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। इनमें क्या होती है? ऐसी लोच होती है कि कीमतों में परिवर्तन होने के साथ साथ इनकी लोच भी कम रहती है। और जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में वो वस्तु आती है जो आपको आपके शरीर को आराम प्रदान करने वाली वस्तुएं होती हैं, जिसमें सोफा हो सकता है। नॉर्मली उदाहरण जैसे हम लोग ले रहे हैं, जैसे आपको वहां पर सोफा पर बैठते हैं तो आपको क्या होता है? रिलैक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं आरामदायक वस्तुओं के अंतर्गत आती है। आरामदायक वस्तुओं की जो मांग होती है वो हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है, इकाई के बराबर रहती है। और उसके बाद आती है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं क्या होती है? इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक, क्योंकि जैसे कीमतों में परिवर्तन होता है उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग उदाहरण के देखें, वातानुकूल संयंत्र होते हैं, जैसे एसी वाला जो रूम होता है उस, और ये एक सेपरेट जो रूम होता है स्टाफ रूम जिसको हम लोग कह सकते हैं, या आपका कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, जहां आरामदायक रूम, जहां हम लोग अपना रेस्ट करते हैं, बेडरूम जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो क्या है? एक आरामदायक रूम हो सकता है। उस रूम में जो संयंत्र लगे हुए हैं, जैसे मूल रूप से एसी हो सकता है, तो वो आरामदायक संयंत्र के रूप में आता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं की जो मांग होती है वो इकाई से अधिक होती है। तो यहाँ वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी मांग की लोच है उसका निर्धारण होता है। फिर सेकंड आती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसके प्रतिस्थापन की क्या होती है? निकट स्थानापन्न। और जिस वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है उसकी क्या मांग रहती है? यानी अगर जिस वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी लोचदार मांग होती है, यानी इकाई से अधिक मांग होती है। और जिनकी निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं वो कम लोचदार मांग होती है। देखिए यहाँ दे रखा है प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसमें स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं भी हो सकती है। स्थानापन्न के साथ पूरक वस्तु भी हो सकती है। पूरक का मतलब है एक के की मांग दूसरे पर निर्भर है। स्थानापन्न का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सके, जैसे चाय और कॉफी, बीड़ी और सिगरेट। तो ये क्या है? स्थानापन्न वस्तु, एक का स्थान दूसरा ले ले। एक की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना, वो स्थानापन्न कहलाता है। तो इस प्रकार की जो मांग होती है मार्केट में, जिन जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती है उनकी मांग कैसी होती है? लोचदार मांग होती है। यानी जितना कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक उसकी मांग में परिवर्तन होता है, तो वो कहलाती है लोचदार मांग। और अन्य वस्तुएं वह होती है जिसके अंतर्गत वो स्थानापन्न नहीं रहती है।
जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, वो कहलाती है अन्य वस्तुएं, जिनकी निकट स्थानापन्न नहीं होती है। तो ऐसी मांग कम लोचदार कहलाती है, जिनकी कीमतों में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही कम होगा, कीमत में परिवर्तन की तुलना में कम होगा, तो वो कहलाएगा कम लोचदार मांग। और अब थर्ड पॉइंट आता है वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। देखिए यहां मैंने क्या कहा, पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम आसपास के वातावरण को देखें और वातावरण के अनुरूप उन उदाहरणों को हम ले, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हमारा दिमाग भी वही कहता है, मेरे घर में अगर 10 रुपए लीटर दूध आएगा ना, तो जो मेरे माताजी हैं दूध की नदियां बहा देंगे कि बेटा पी, पोता पी, बहू पी, पति पी, दूध ही दूध पी, खाने में दूध, पीने में दूध, नहाने में दूध, क्योंकि दूध इतना सस्ता हो गया। घर वाले कहेंगे पानी मत डालना, केवल कोरे दूध की चाय बनाना, क्योंकि 10 रुपए लीटर हो गया, और 100 रुपए लीटर हो गया, दूध कम डालना, पानी ज्यादा डाल देना, क्योंकि 100 रुपए लीटर हो गया और 10 रुपए लीटर पानी नहीं, दूध ज्यादा। दही में, मक्खन में दूध 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 दूध, सुबह दूध, शाम को दूध, दूध ही दूध चलेगा, क्योंकि सस्ता है। और जैसे ही वो दूध महंगा हो जाएगा तो घर वाले कहेंगे केवल चाय में रखो, आते ही 1 लोटा पानी डाल दो और उसका उपयोग करो। और चाय बनाओ तो उसमें भी क्या करो कि पानी ज़्यादा डालो, दूध कम डालो, क्योंकि दूध महंगा हो गया। जितनी वस्तुओं की कीमतें कम होगी उसका उपयोग उतना ही अधिक होना प्रारंभ हो जाएगा। दूध की रेटें घटने पर हम लोग दही जमाना प्रारंभ कर देंगे, मक्खन निकालना प्रारंभ कर देंगे, घी निकालना प्रारंभ कर देंगे, तो ये उसका उपयोग अधिक होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बिजली की दरें घट जाएगी तो क्या होगी, हम लोग बिजली का उपयोग करना अधिक करना प्रारंभ कर देंगे। गर्मी के अंदर है तो हम एसी का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, सर्दियों में है तो हीटर का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं अपने, जैसे व्हीकल है वो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल जो चार्जेबल होगा उससे जो बनाना प्रारंभ कर देंगे। खाना है वो गैस पर ना बनाकर इलेक्ट्रॉनिक जो चूल्हा होगा उससे खाना बनाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि बिजली की दरें क्या है, कम है। और जैसे ही बिजली की दरें बढ़ गई, सारे बंद, उसको पैक करके हम लोग क्या कर देंगे, स्टोर रूम में रख देंगे। तो ये एक तरीका होता है, जिन जिन वस्तुओं का जितना अधिक उपयोग होगा उसकी जो लोच होगी वो कैसी होगी, अधिक लोचदार होगी। यानी जितना कीमत में परिवर्तन होगा उससे अधिक उसकी मांग रहेगी। जैसे बिजली का उदाहरण दे रखा है, दूध दे रखा है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है उपभोक्ता की बचत, बजट में वस्तु की महत्ता। देखिए बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका महत्व उसके बजट पर निर्भर करता है कि उसकी मांग कितनी बढ़े या कितनी घटे, कीमतों में कितना परिवर्तन हो कितना ना हो, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर बजट का बहुत अधिक हिस्सा, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा यदि उस वस्तु पर खर्च हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी लोच क्या होगी, उसकी मांग क्या होगी। और बहुत कम हिस्सा हो रहा है तो क्या होगी, तो वो बेरोजगार हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि उपभोक्ता के द्वारा जिन जिन वस्तुओं पर जितना जितना व्यय किया जा रहा है, अगर उन व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर व्यय किया जाता है तो वो लोचदार हो जाती है, बहुत कम किया जाता है तो बेलोजदार, पूर्णतया बेलोजदार मांग कहलाती है। जैसे नमक के कीमतों में कितना ही परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की बजट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका बहुत ही छोटा हिस्सा उस पर व्यय करना पड़ता है। तो उसके बाद ये चौथा पॉइंट हो चुका है। फिर उपभोक्ता को स्थगित करना, उपभोग को स्थगित करना। देखिए उपभोग को स्थगित करना क्या होता है कि काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने बचतें कर रखी है, जो आय इकट्ठी कर रखी है, जैसे भवन निर्माण के लिए हमने आय इकट्ठा किया, लेकिन किसी कारणवश हमें उस पैसे की आवश्यकता हो गई, तो हम वहां से हटाकर दूसरी जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु के अंतर्गत स्थिरता का गुण है तो ऐसी स्थिति में उस लोच है, मांग की लोच है, उस पर भी उसकी निर्भरता रहेगी।
और नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है उपभोक्ता की आदतों पर। देखिए बहुत सारी चीजें देखी जाते हैं कि जिन उपभोक्ता की आदतें पड़ जाती हैं उन वस्तुओं से संबंधित, उन उपभोग से संबंधित, जैसे शराब पीने वाले शराबी को ले लीजिए, तंबाकू खाने वाले तंबाकू या गुटखा खाने वाले व्यक्ति को ले लीजिए, उनकी आदतें पड़ गई, वो आदी हो गए। यदि उनकी कीमतें बढ़ेगी घटेगी तब भी उन्हें वो वस्तु चाहिए ही चाहिए। अगर वो उन्हें नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी मांग को बेरोजगार मांग भी कहा गया है। बेरोजगार मांग भी कहा गया है, यानी इकाई से कम रोजगार मांग। जितना परिवर्तन होता है उससे कम फर्क ही पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखना होगा। हम लोग जानते हैं ना, ये जो चीजें हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खाना खाने से पहले, बाथरूम जाने से पहले अगर वो गुटखा नहीं खाते हैं तो वो चीजें, उनकी क्रियाएं, वो जो दैनिक क्रियाएं हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पलंग पर सोए रहते हैं जब तक वो चीज उन्हें नहीं मिलती है, वो नशा नहीं मिलता है तब तक वो खड़े भी नहीं हो पाते। जैसे अफीम का नशा एक इस प्रकार का नशा है, या अफीम का जो नशीला व्यक्ति है, नशा करने वाला व्यक्ति है, वो करता है तो उसे दिन प्रतिदिन जितनी मात्रा में वो अफीम ले रहा है वो उसे नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग क्या होगी, बेरोजगार मांग होगी। और जैसे सिगरेट और तंबाकू भी हो सकता है समय अवधि पर। देखिए यहां पर देखा जाए जब समय कम होता है तो उपभोक्ता की आदतों में, उपभोक्ता की रुचि में, उपभोक्ता के फैशन में, उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो वह मांग क्या कहलाएगी, बेरोजगार मांग कहलाएगी। और दीर्घकालीन, सेकंड आता है इसी के अंदर, दीर्घकालीन अवधि होती है। तो ऐसी स्थिति में एक निर्माता उपभोक्ता की सोच में, दिमाग में, फैशन में, रुचि में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो ऐसी स्थिति में वह मांग कहलाएगी लोचदार मांग। तो ये 7 पॉइंट है, बड़े ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट पुनः देख लीजिए। पहला है वस्तु की प्रकृति, आपको ध्यान रखना है अत्यंत आवश्यक, आरामदायक और विलासिता की वस्तुएं। सेकंड आता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन में स्थानापन्न वस्तु हो सकती है और अन्य वस्तुएं हो सकती है। थर्ड पॉइंट पुनः आता है वस्तुओं का विभिन्न उपयोग। आपको पता है बिजली और दूध, और उपभोक्ता का बजट में उस वस्तु का महत्व। आपको पता है कि घर में हम वस्तुएं खरीदते हैं, कौन सी वस्तु पर अधिक व्यय किया जाता है, उससे संबंधित वस्तुओं से संबंधित। फिर आता है स्थगित भुगतान, यानी हम पूर्व में जहां व्यय करने के लिए जिस पूंजी को इकट्ठा कर रखा है उसको हम लोग स्थगित करके किसी अन्य पर उपभोग कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। तो ऐसे पर भी मांग का निर्धारण होता है। फिर आता है उपभोक्ता की आदतें। देखिए बहुत सारे उपभोक्ता की आदतें हमेशा नियमित हो जाती है, आदी हो जाते हैं किसी वस्तु विशेष के। तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग है वो बेरोजगार हो जाती है। बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, इससे संबंधित। फिर समय अवधि, अल्पकाल में देखा जाए समय अवधि कम होती है और कम होने के कारण उपभोक्ता की आदतों में, रुचि में, फैशन में परिवर्तन या कीमतों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग होती है बेरोजगार। और दीर्घकालीन अवधि के अंदर अवधि अधिक होती है, इसलिए उसकी मांग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो या फैशन रुचि में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसलिए उसकी जो लोच है वो कहलाती है लोचदार मांग। तो यहाँ पर ही आपके 7 पॉइंट समाप्त होते हैं। और मुझे ये लगता है कि आपके सारे 7 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ऐसी स्थिति में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। और मेरे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग पूर्ति के टॉपिक को लेके आएंगे। धन्यवाद।